आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर ऑफिशियली। पहले मैंने आपको हालांकि बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा कुछ नहीं बताया था मैंने, इसलिए आज जो है वो पहली बार ऐसा समझ रहा हूँ कि मैं आज पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ आपको। और चैप्टर का नाम है हमारा, वो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसके बारे में आपके सामने एक स्लाइड आ रही है, वो स्लाइड को गौर कर लीजिए थोड़ा सा। ये रही वो स्लाइड। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण, टोटल जो अंक थे वो 6 अंक हैं। 6 में से 2 अंक का एक क्वेश्चन आना है, 3 अंक का एक क्वेश्चन आना है और एक ऑब्जेक्टिव आना है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ये आपके चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर में जुड़ी हुई जानकारी। अच्छा, अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि अब जो ब्लूप्रिंट चेंज हो जाएगा जहां तक अगर कोर्स कम होता है तो, इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी हम यही मान के चलेंगे, यकीन मानो इस जैसे अभी इस चैप्टर से 2 और 3 नंबर के आते थे ना, ऐसा नहीं होगा कि इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाने लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसके आसपास ही रहेंगे। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सके, है ना। लेकिन उसके बाद भी अगर 5 नंबर का भी पूछा जा सकेगा ना, अपन को कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कुछ दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन अभी अपन क्या लेके चल रहे हैं, अभी पुराना पैटर्न ही लेके चल रहे हैं। जैसे इसमें से 2 अंक का क्वेश्चन आ जाता है और 3 अंक का क्वेश्चन आ जाता है, तो हम उसको कैसे डील करते हैं। और इससे सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बोल रहा हूँ इस चैप्टर के लिए, सबसे बहुत ज्यादा इजी चैप्टर, बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है। इसमें टोटल इतने टॉपिक है और इन इन टॉपिक की केवल अपनी अपनी डेफिनेशन है और इन टॉपिक से बाहर क्वेश्चन जाते ही नहीं है। जितने शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं ना पेपर में, इनमें से एक शब्द दिखने वाला है, 100% बोल के बोल रहा हूँ, जितने शब्द यहाँ पर ये लिखे हुए ना आपके सामने, इनमें से आपको 100% दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, 100%, है ना। तो इसमें इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर कहीं से भी कहीं तक, इसमें का एक आध ना एक आध शब्द आपको 100% मिलने ही वाला है, इतना तय है। तो अब इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को रासायनिक समीकरण से, कि रासायनिक समीकरण होते क्या है और किस फॉर्मूले, मतलब जो फॉर्मूले होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, उसका मतलब क्या है, उसको क्यों यूज करते हैं, होते ही क्यों है ये, है ना। सबसे पहले इसी पे बात करेंगे जो कि आज हम करने वाले हैं, है ना। उसके बाद दूसरा टॉपिक आएगा इन समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं। तो अपन बैलेंस करना सीखेंगे, संतुलित करना सीखेंगे, और संतुलित करना क्यों जरूरी होता है ये भी जानेंगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक आएगा आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहली अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया, फिर उसके बाद आती है वियोजन अभिक्रिया, उसमें आती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, फिर आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यहाँ पर विस्थापन नीचे लिखना चाहिए था, यहीं पर लिखा गया गलती से। ये 5वीं प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। 6वीं आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और 7वीं आती है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इन 7 में से एक क्वेश्चन आता ही है, 2 साल हो गए हैं, कंफर्म आता है, इसके बाहर नहीं जाता क्वेश्चन। मेनली जो आते हैं, अगर सामान्य पेपर होता है, बिल्कुल साधारण पेपर बनता है, तो वो इनमें से कोई ना कोई सी अभिक्रियाओं का नाम और उदाहरण से हिसाब से पूछने वाला है, इतना तय है ना। और इसके बाद जो है वो आखिरी टॉपिक बचता है अपना, वो है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया। मतलब उपचयन को जो है वो ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, है ना, उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण कहाँ कहाँ हो रहा होता है, उन 2 चीजों पे बात करेंगे हम। वो 2 चीजें कौन कौन सी होती हैं, वो होती है संक्षारण और विकृत गंधिता। यहाँ पर संक्षारण, संक्षारण से आपके दिमाग में सबसे पहला जो शब्द आना चाहिए वो आना चाहिए जंग लगना, है ना। सबसे पहला जो सामने दिमाग में आपको क्वेश्चन आना, संचारण का नाम लेते से आना चाहिए। संचारण मतलब क्या हो जाता है, जंग लगना। तो जंग, संचारण का नाम लेते से आपके दिमाग में जंग आना चाहिए, लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसलिए जो है वो हम दैनिक जीवन में पढ़ते हैं, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण पढ़ते हैं। संचारण और विकृत गंधिता दोनों ही क्या होते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती है, उपचयन अभिक्रिया भी जिसको बोल सकते हो, अपन पढ़ेंगे इसको, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो संचारण जो है वो भी उपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और जो विकृत गंधिता है, विकृत गंधिता क्या है, मतलब कई बार जो है वो आप देखते हो चीजें रखी रहती है तो उसमें से स्मेल आने लगती है। आपको याद, आपने घर में ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा, जब दाल चूड़ा रखा रहता है कुछ दिनों तक, तो वो जैसे खुला रख दिया अपन ने, उसको पेपर में रैप करके रख दिया अगर, तो आप देखोगे वो तेल छोड़ देता है ना, और हल्की सी उसमें से स्मेल आने लगती है। तो पदार्थ जो है वो खाने के पदार्थ मेनली ऑक्सीजन से क्रिया करती है वातावरण से, और विकृत गंधी हो जाती है, उसमें अजीब प्रकार की गंध उत्पन्न हो जाती है। खाना आप देखते होगे ना, खाना सड़ भी जाता है, खाना सड़ जाता है तो अजीब सी गंध आने लगती है ना। अगर कोई सब्जी सड़ गई हो तो मम्मी सबसे पहले कैसे चेक करती है,
सबसे पहले उसको सूंघती हैं। खाने को सूंघने पर पता चल जाता है, अगर बदबू आ रही है, खराब बदबू आ रही है, तो मतलब कि खाना सड़ चुका है ना। उसी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। तो इस चैप्टर में अपन विकृत गंधिता के बारे में भी देखेंगे कि विकृत गंधिता क्या होती है ना। तो चैप्टर के यकीन मानो ये जो पोर्शन है, इन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं क्वेश्चन से बनते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बता देता हूँ मैं, हालांकि मुझे नहीं बताना चाहिए पहले दिन, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस बार के लिए है, वो पहली बात तो ये उपचयन अभिक्रिया, सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट उपचयन रासायनिक अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। संचारण और विकृत गंधिता भी इस बार इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, है ना। और इसके अलावा जो है ये वाली जो अभिक्रिया है, संयोजन वियोजन, ये तो अपने आप में इंपॉर्टेंट रहती हैं। इन अभिक्रियाओं को तो छोड़ते नहीं। और मालूम कुछ भी नहीं है इस वाले चैप्टर में, देखना मैंने ये 4 क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट बताया हुआ है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, है ना। इसके अलावा जो है वो आपको कुछ, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ, जब आप इसको पढ़ चुके होंगे ना इस चैप्टर को, तो ये आप बोलोगे इसका आंसर बस इतना ही था, तो आप बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन और द्विविस्थापन। अपन को कुछ नहीं करना है, इनकी डेफिनेशन याद करना है, परिभाषा याद करना है और इसके 2 उदाहरण याद करना है, बस। परिभाषा 2 उदाहरण, परिभाषा 2 उदाहरण। आप ऐसे करके ये 6 टॉपिक जैसे याद करोगे, 6 के साथ है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अभिक्रिया जैसे आप याद कर लोगे ना, आपका 100% ये वाले जो 3 और 2 मार्क्स है ना, ये कहीं नहीं गए, 5 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। हो सकता है उसमें से ऑब्जेक्टिव भी फंस जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज्यादातर आता है समीकरण को संतुलित करने वाले एरिया से, यहाँ से आ सकता है, या फिर संचारण या विकृत गणिता से भी आ सकता है। तो अपन को ये वाला चैप्टर एक तरह से पूरा 100% रटा हुआ होना चाहिए। देखो बेटा, हमेशा जब भी अपन फुल मार्क्स के लिए तैयारी करते हैं, अगर आपको टॉप करना है, मैं हमेशा उन्हीं के हिसाब से बात कर रहा होता हूँ। यदि आपको टॉप करना है, मैक्सिमम मार्क्स लाना है, तो आपको एक किसी सब्जेक्ट के लिए, हर एक 6 सब्जेक्ट में आपका 100% तैयारी करना पड़ेगी। 100% तैयारी का मतलब क्या होता है, आपको वो चैप्टर कहीं से भी आप कुछ भी पूछ लो, वो याद होना चाहिए, हर एक चैप्टर, है ना। तब जाके आप उसमें से जो है वो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हो। तो जब हमें ये तरीका मालूम होना चाहिए, तो हमारे जितने भी टॉपिक हैं फर्स्ट चैप्टर में, हमको 100% आना चाहिए उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना। मैं पहली बात तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए जितने भी टॉपिक हैं मेरे उस चैप्टर में, मेरे को पूरे टॉपिक समझ में आ गए। समझ में आ गए मतलब मैं उसके बारे में कुछ भी बता सकता हूँ, कोई पूछेगा तो। पहली बात तो समझ में आ गए। दूसरी बात, वो जब समझ में आ गए तो उसको लिखना भी मुझे आना चाहिए। अगर मैं लिखना सीख गया तो आपका चैप्टर 100% वहीं पर कंप्लीट हो जाता है ना। तो हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर तैयारी करो, जब जाके आपके जो है वो मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले रासायनिक समीकरण पे। यहाँ पर कुछ डायग्राम भी बने हुए हैं, चित्र भी बने हुए हैं, ये रिएक्शन के डायग्राम है। ये वाला अभी हाल अपन रिएक्शन देखेंगे, मैग्नीशियम रिबन को जलाना, और शायद मैंने आपको 9th क्लास में जलाकर भी दिखाया होगा मैग्नीशियम रिबन को कैसे जलाते हैं। एक ये वाली रिएक्शन देखेंगे, इसमें परखनली को गर्म कर रहे होते हैं और अपनी खुशबू ले रहे होते हैं, खुशबू वाली चीज देख रहे होते हैं। एक महसूस करने वाली अभिक्रिया है, जो कि आप नहीं कर पाएंगे अभी, जाहिर सी बात है। ये वाली चीज मैं स्कूल में आपको बिल्कुल दिखाऊंगा करके। महसूस करना पड़ता है हमको अभिक्रिया, तापमान में कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक जो है वो एक और अभिक्रिया जिसमें परखनली में जो चीजें जल देते हैं। ये कुछ अभिक्रियाओं को उदाहरण है, जैसे जैसे हम बुक पढ़ेंगे वैसे वैसे हमको चीजें समझ में आती जाएंगी। तो अब थोड़ा सा बुक की तरफ बढ़ते हैं और बुक को देखते हैं, बुक हमारी क्या बोलना चाह रही है हमसे, है ना। तो बुक का शुरुआत जो होती है, कुछ मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया था कि हमारे आसपास ढेर सारी अभिक्रियाएं लगातार चल रही होती हैं, और हम जो है वो उस पर उसको देख रहे होते हैं हमारे आसपास, लेकिन उसको जान नहीं रहे होते कि वहां पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना। उसी के केस में सबसे पहला जो आपको रासायनिक अभिक्रिया दिखाई जा रही है, वो है, उसका नाम है मैग्नीशियम रिबन को जलाना, है ना। तो सबसे पहला आपका 10th क्लास का क्रियाकलाप है मैग्नीशियम रिबन को जलाना, है ना। इसको याद रखेंगे, मैंने बोला मैग्नीशियम तार को जलाना। तो मैग्नीशियम तार को जला के मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है क्लास में, और उसी की जो है वो आज मैं आपको वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो अपने स्कूल के चैनल पर उपलब्ध है, तो आप आसानी से देख सकते हैं इसको। मैग्नीशियम रिबन में क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन में हम क्या करते हैं, उसमें एक मैग्नीशियम का तार लेते हैं, और यहाँ पर देखो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यहाँ पर आपकी सीनियर इसको परफॉर्म कर रही है। ये मैग्नीशियम रिबन होता है, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और इसको हम ले लेते हैं और सबसे पहले तो जो है इसको रेगमाल से घिस लेते हैं, है ना। रेगमाल क्या होता है, रेगमाल सैंड पेपर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इससे क्या करते हैं अपन, आपने देखा होगा जो घर की जब पुताई होती है, तो जो पेंटर होता है वो सबसे पहले दीवार को घिसता है।
तो उसको घिसने के लिए सैंड पेपर का यूज किया जाता है। और ये सैंड पेपर अलग अलग तरह के आते हैं, अलग अलग नंबर के आते हैं। एक मोटा किस्म का भी आता है, पतले दीवार घिसने के लिए अलग आते हैं, लोहा घिसने के लिए अलग आता है। तो ये जो है वो लोहा घिसने वाला सैंड पेपर रहता है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैग्नीशियम रिबन को घिस लेते हैं। और घिस लेते हैं तो उसके कारण से क्या हो जाता है, उस पर जो एक परत चढ़ी रहती है, वो परत क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है कि हम इसको घिसते क्यों, सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को घिसते क्यों। घिसते इसलिए हैं क्योंकि मैग्नीशियम एक धातु है, बहुत अच्छे से आप समझते हो, मैग्नीशियम एक धातु है, और वो धातु अपने आसपास जो वायु है उससे क्रिया करके ऑक्साइड की एक परत बना लेती है। तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को घिसेंगे ना, तो देखेंगे कुछ परत जैसी निकल रही है, कुछ धूल मिट्टी जैसी निकल रही है, धूल जैसी दिख रही है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है जिसको हम घिस देते हैं। और जैसे घिसते हैं ना, तो मैग्नीशियम रिबन वापस चमकने लगता है। किसी धातु को आपने देखा होगा ना, घर में अगर बर्तन होते हैं, अगर उसको घिस दें अपन, तो वो चमकने लगता है। सोने की पहचान भी इस तरह से की जाती है। आप देखोगे, अगर आप ज्वेलरी किसी को जैसे मान लो खुदा ना खास्ता आपको कभी बेचने जाना पड़ा, आपको सोने की चीज, आप वो बेचने गए हो, तो सुनार क्या करेगा, वो आपकी सोने की चीज लेगा और एक पत्थर पर घिसेगा। उस घिसने से क्या होता है, अगर उस पर किसी की पॉलिश करी हुई है तो वो पता चल जाती है, उसकी पॉलिश हट जाती है, अंदर की धातु दिखने लगती है ना। वैसे ही वो अगर सोना होगा तो घिसने पे क्या होगा, और चमक उसमें उत्पन्न होगी। तो धातु को हम जितना घिसते हैं ना, वो उतना ज्यादा चमकदार होता है। सेम केस यहाँ पर भी हो रहा होता है। मैग्नीशियम रिबन को हम जैसे ही घिसते हैं रेगमाल की सहायता से या सैंड पेपर की सहायता से, तो वो चमकदार होने लगता है ना। और अगर हम नहीं घिसे तो क्या होगा, अगर बिना घिसे जलाए तो क्या होगा, ये आसानी से जलेगा नहीं, है ना। इसको घिस देने पर इसकी परत हट जाती है ऊपर की, और हम क्या कर लेते हैं, एक बर्नर लेते हैं और बर्नर को जला लेते हैं। ये ओल्ड टाइप का बर्नर है, पुराना टाइप का बर्नर है। और इसको जो है वो जलाने के बाद क्या करते हैं, इस रिबन को एक चिमटे की सहायता से पकड़ते हैं। ये चिमटा लैब में मौजूद रहता है, और इसको जो है वो हम इसको जलाते हैं। तो जब जलाते हैं तो कुछ कैसा जलता है, वो आपने प्रैक्टिकली देखा है, रियलिटी में 9th क्लास में मैंने जलाया है। व्हाइट कलर की ज्वाला निकलती है। तो यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर मैंने विंडो बना के रखी, ये जो वीडियो है थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, क्योंकि डे लाइट में बनाया गया था। ये थोड़ा सा अंधेरे में बनाया गया था। यहाँ पर देखो व्हाइट कलर की ज्वाला आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रही है ना। यहाँ पर ऑरेंज दिख रही है, लेकिन रियलिटी में जो है वो व्हाइट कलर की ज्वाला निकलती है, और रिएक्शन कुछ ऐसी हो रही होती है, 2Mg + O2। Mg क्या है, यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन है। ऑक्सीजन जो है वो हमने जलाया है, मैंने बताया आपको, जब भी कोई चीज जलाई जाती है तो ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है। तो O2 से, ऑक्सीजन से जलाया, और इसको जो है वो MgO नाम देते हैं। ये इसी को बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण, है ना। इसी पे हम अभी बात करने वाले हैं। पहले रिएक्शन देख लो आप, कैसे जल रहा है वो रिबन, वो देख लो। तो ये जो है वो मैग्नीशियम रिबन जलाया गया, है ना। तो आपको मेरे ख्याल से ये वाली चीज समझ में आएगी कि मैग्नीशियम रिबन कैसे जलाया। एक और वीडियो यहाँ पर डला हुआ है मैग्नीशियम रिबन को जलाने का, तो वो आप आसानी से यूट्यूब पे देख सकते हैं कौन कौन से वीडियो। इसी केस में आपकी बुक में जो है वो दूसरा प्रैक्टिकल दिया हुआ है, जो कि हम स्कूल में होते हुए नहीं कर सकते। तो एक बात याद रखिएगा, इस प्रैक्टिकल का बहुत यूज होने वाला है। जो अभी अपन ने मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाला प्रैक्टिकल देखा ना, बहुत बार इस्तेमाल होगा। तो इससे थोड़ा सा दोस्ती कर लो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से और इसकी रिएक्शन से, कि कौन सी रिएक्शन इसमें यूज हो रही होती है ना। क्योंकि इसमें हम बहुत बार यूज करने वाले हैं ये मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाला फॉर्मूला, केमिस्ट्री में बहुत बार यूज होगा, है ना। इसलिए जो है वो आप इससे थोड़ी सी दोस्ती कर लो, ताकि आप कभी भी बता सको इसके बारे में। अगला जो प्रैक्टिकल है क्रियाकलाप, उसमें बोला हुआ है इन्होंने, एक आपको परख नली में लेड नाइट्रेट लेना है और इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाना है। तो देखते हैं ये वाला प्रैक्टिकल हमको क्या बोलता है। दो केमिकल मिला रहे हैं, एक का नाम है लेड नाइट्रेट और एक का नाम है पोटेशियम आयोडाइड, है ना। तो देखो यहाँ पर जो है इन्होंने एक बीकर लिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप देख सको। यहाँ पर जो बीकर में रखा हुआ है, पानी जैसा जो दिख रहा है, ये पोटेशियम आयोडाइड है ना, पोटेशियम आयोडाइड है। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है, अभी बात करेंगे उसके बारे में भी। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है Ki, पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, के और आई कैपिटल में लिखेंगे दोनों को, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग तत्व हैं। पोटेशियम अलग तत्व है, आयोडीन अलग तत्व है, दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड बना रहे हैं। तो ये यहाँ पर रिएक्शन ले रहे हैं, नाम के बारे में अभी चर्चा करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये पोटेशियम आयोडाइड में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जो है वो लेड नाइट्रेट मिला रहे हैं। देखो लेड नाइट्रेट कैसा दिखता है उसको दिखाएंगे वो, इन्होंने थोड़ा सा घोल लिया उसको। अब देखो लेड 2 नाइट्रेट मिला रही है। टू क्यों लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण संख्या है इसकी, उसके बारे में आप 11th क्लास में पढ़ोगे, इसलिए अभी इसको नेग्लेक्ट करो। ये केवल ये समझ लो कि लेड नाइट्रेट मिलाया जा रहा है इसमें।
है ना। तो आप देखोगे, देखो व्हाइट कलर का ही है इसमें, यहाँ पर आप फोकस करोगे थोड़ा सा, उन्होंने बहुत जल्दी कर दिया, लेड नाइट्रेट दिखाया नहीं है आपको। लेड नाइट्रेट पानी की तरह दिख रहा है, जैसे ये मिलाएंगे देखना कैसी रिएक्शन होने वाली है। देखो वो पानी की तरह ही है, लेकिन जैसे ही वो पोटेशियम आयोडाइड में चला जा रहा है तो व्हाइट कलर का हो जा रहा है। भैया कलर बदल गया। बिल्कुल, है ना। आप एक बार फिर से देखो इसको, ये था पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड में जैसे ही उन्होंने लेड नाइट्रेट मिलाया जो कि पानी की तरह ही था एक, ये है केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग बनाने वाली चीज। देखो पानी को पानी में मिलाया तो येलो कलर बन गया, यस भैया। जो कि है यहाँ पर, ये देखो ये हो जा। अब ये चीज कैसे हुई, इसको रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वो ये लिखा हुआ है पोटेशियम। इसको नंबर मत देखना, अभी नंबर मत देखो बिल्कुल भी, इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे। पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट से मिलाया। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, पीबी एक पूरा तत्व, लेड जिसको बोलते हैं, और नाइट्रेट का सब जो टॉप हो जाता है NO3 का होल ट्वाइस हो जाता है, लेड नाइट्रेट इसको बोलते हैं। तो इससे जो बनता है वो बनता है पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, साथ ही लेड आयोडाइड बनता है ना। ये नाम कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीख जाएंगे। अभी पहली दिन देख रहे हो तो प्रैक्टिकल देखो, जिससे आपको चीजें समझ में आए। बेटा सौरभ आपका माइक खुला है, माइक बंद करना सीखो, है ना। मैंने बंद कर दिया अभी, लेकिन आपको सीखना होगा। ये लेड नाइट्रेट को जो है उन्होंने केमिकल से सॉल्व किया। इसको देखो, ये और भी ये देखो ऊपर से दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से। जैसे वो लेड नाइट्रेट डाल रहे हैं तो येलोइश कलर इसमें बन रहा है ना। फिर से इस चीज को जो है वो पानी के बूंदों के रूप में डाल रहे हैं तो ऐसा शॉवर जैसा बन रहा है। फिर उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, डिस्टिल वाटर अगर ऐड कर देते हैं, हम बीच में रख रहे हैं, पानी जल रहा है रख रहे हैं यदि, तो अगर इसको जोड़ दें तो ये इधर से इधर आएगा पूरी तरह से। यहाँ पर जो है वो घुलता हुआ दिखा रहे हैं और कुछ नहीं, पानी में लेड नाइट्रेट देखो कैसे घुल रहा है, वो इधर से उधर तक पहुंच रहा है, ट्रांसमिशन दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या करा दूसरे प्रैक्टिकल में। पोटेशियम आयोडाइड में लेड नाइट्रेट का मिक्सचर मिलाया तो हमको जो है वो येलोइश कलर प्राप्त हुआ। दूसरा प्रैक्टिकल ये था जो मैं कभी आपको स्कूल में होकर ये वाला प्रैक्टिकल करवा नहीं पाता, लेकिन मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। यही मेरे यहाँ ऑनलाइन पढ़ने का यही फायदा है। मैं सारी चीजें अगर कर नहीं रहा हूँ, बहुत सारे प्रैक्टिकल अपन करेंगे स्कूल में, लेकिन जो नहीं कर सकता था मैं यहाँ पर आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, इसका फायदा उठाओ। क्रियाकलाप 1.3 इसमें क्या करते हैं हम, इसमें एक तीसरा क्रियाकलाप क्या है। तीसरे क्रियाकलाप में उन्होंने क्या किया हुआ है, जिंक धातु के कुछ टुकड़े लिए हुए है ना। मैं बाकी क्या हटा देता हूँ। यहाँ पर जो है वो इस क्रियाकलाप को देखेंगे यदि आप, तो इसमें इन्होंने जिंक, स्क्रीन दिख रही होगी मेरे ख्याल से आपको, है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, इनके हाथ में जो यहाँ पर है जिंक धातु का टुकड़ा है। जिंक मतलब मेटल होती है कुछ, आपको रियलिटी में भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकल जब अपन करेंगे। अभी ये समझ लो कि छोटे छोटे टुकड़े, धातु बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन हमने जिंक धातु के छोटे छोटे टुकड़े लिए हुए हैं। तो इनके जो ये वाले हाथ में, ये वाले जिंक धातु का टुकड़ा है इनके हाथ में, और जो दूसरा हाथ में परख नली में ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। तो जब इसको डालते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है देखते हैं। जब जिंक धातु को एसिड में डाला जाएगा, HCl में डाला जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, तो देखो रिएक्शन कैसी होती है। ये इन्होंने डाला, कुछ बबल बन रहे हैं, और बबल तेज हो गए हैं, और तेज हो गए हैं, है ना। वो तेज होते ही जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गैस बन रही है। ऊपर देखो वो भाप बनती हुई दिख रही है आपको, गैस बनती हुई दिख रही है ना। तो ये जिंक धातु जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना लेता है। अब ये क्या कर रहे हैं, बलून ले रहे हैं, और इस बलून में क्या करेंगे, जिंक धातु को डाल देंगे, जिंक धातु के टुकड़ों को डाल देंगे, और क्या करेंगे, इसको जो है वो कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया। अब देखना यहाँ पर ये कलाकारी क्या कर रहे हैं। वो गैस बनी थी ना, अपन ने देखा सबसे पहले कि कुछ ना कुछ गैस बनी है, उस गैस को इकट्ठा करना चाह रहे हैं ये। तो इकट्ठा करने के लिए इन्होंने क्या करा, एक बलून लिया और बलून में जिंक धातु के टुकड़े डाल दिए। उस बलून को एक कोनिकल फ्लास्क में दे दिया जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला हुआ है। अब क्या करेंगे, इस बलून को जैसे सीधा करेंगे तो वो जिंक के टुकड़े कहाँ गिर जाएंगे, अंदर गिर जाएंगे, और कोई सी गैस बनेगी तो वो गैस के कारण से बलून क्या होगा, फूलेगा। देखते हैं फूलता कि नहीं फूलता। ये जिंक धातु अंदर रखी हुई है, ये इन्होंने जैसे इसके अंदर डाला तो देखो ये रिएक्शन हुई, कुछ रिएक्शन होगी तो ये गैस फूलेगी, ये बलून जो है वो फूलेगा। ये बलून फूल रहा है, इसके अंदर जो गैस होगी वो वही गैस होगी जो इसके कारण से बनी हुई है।
बिल्कुल। और इस केस में हमेशा हाइड्रोजन, जब भी धातु के अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। वो हाइड्रोजन गैस कहाँ जमा हो गई? बलून में जमा हो गई। मतलब इस गैस, अभी बलून में कौन सी गैस जमा है? हाइड्रोजन गैस जमा है ना। इन्होंने क्या करा, नॉट बांध लिया, तो बलून पे अभी कौन सी गैस जमा होगी? हाइड्रोजन गैस भरी हुई है इसके अंदर, है ना। पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको पता करने के लिए आपको शायद अभी पता नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अपन बातें पता चलेंगे। एक और बात यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ, जो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है, मतलब जलती है ना। इससे जुड़ा हुआ एक और बहुत अच्छा प्रैक्टिकल भी करेंगे अपन, अगले चैप्टर में आएगा वो। हाइड्रोजन गैस जो है वो जलती है, बहुत अच्छी जलती है। तो मतलब इस गुब्बारे से जो गैस निकलेगी उसको भी जलना चाहिए, जलना चाहिए कि नहीं। देखते हैं क्या करते हैं इसको टेस्टिंग करने के लिए कि हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है। आपको साउंड सुना है, शायद हो सकता हो साउंड इसमें आएगा कुछ अच्छा सा। उन्होंने एक चीज जला ली है कुछ, और उसको बलून को जला रहे हैं दूर से। साउंड आई? एक बार फिर हाँ से देखना, भैया। एक बार फिर से देखो, उस बलून को जला रहे हैं। तेजी से फटा। नॉर्मल बलून इतनी तेजी से नहीं फटेगा, आप खुद आकर जला के देखेंगे तो नॉर्मल बलून इतनी ज्यादा तेजी से नहीं जलने वाला है ना। चूंकि उसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी, इसके कारण से जो है वो बलून जो है वो इतनी ज्यादा तेजी से फटा। ये प्रैक्टिकल करेंगे तो कितना मजा आएगा, बिल्कुल करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये प्रैक्टिकल दिखाने का मतलब क्या था? ये मतलब था कि ये देखो केमिकल जो क्रियाकलाप हैं, इन क्रियाकलाप में देखो कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। कैसे? पहले में आपने क्या करा, मैग्नीशियम रिबन को जलाया। कोई चीज जला रहे हैं तो अपन उसको क्या कर रहे हैं, धातु से क्रिया करवा रहे हैं। धातु से, जैसे धातु को हमने जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो आपने देखा कि व्हाइट कलर की आग निकल रही है और आखिरी में कुछ राख मिलेगी अपन को, वो राख मैग्नीशियम ऑक्साइड होगी, है ना। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया बन गई। एक पदार्थ जो मैग्नीशियम रिबन ठोस जैसा दिख रहा था वो आग ऊष्मा में उसका ट्रांसफर हो गया और कुछ राख बची, तो कुछ नया पदार्थ बन गया कि नहीं बन गया? ये रासायनिक पदार्थ, रासायनिक परिवर्तन है। और यदि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ तो कुछ ना कुछ रासायनिक समीकरण जरूर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। दूसरी रिएक्शन में अपन ने क्या करा, दूसरी रिएक्शन में अपन ने पोटेशियम आयोडाइड में लेड नाइट्रेट डाला। पोटेशियम आयोडाइड में लेड नाइट्रेट डाला तो येलो कलर का सब्सटेंस बन गया। मतलब दो चीज को बनाया, तीसरी कुछ नई चीज बन गई। नई चीज बनी है तो कुछ रासायनिक परिवर्तन हुआ है। रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो पक्का है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर रासायनिक समीकरण बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ये बताना मकसद है प्रैक्टिकल करवाने का, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरे प्रैक्टिकल में क्या करा, जिंक धातु के टुकड़े को HCl में डाला। HCl में डाला तो कुछ गैस बनी, कुछ नई चीज बन रही है ना, कुछ नया चीज बन रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। इन तीन प्रैक्टिकल को पढ़ने के बाद बुक क्या बोलती है आपसे, बुक ये बोलती है, ऊपर किए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम कब बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है? या तो अवस्था में परिवर्तन हुआ हो। देखा आपने, जो मैग्नीशियम रिबन था वो ठोस अवस्था में था और वो गैस में, मतलब जो है वो राख में कन्वर्ट हो गया, उसकी अवस्था परिवर्तित हुई कि नहीं हुई? पहले वो ठोस था, अब राख बन गया। हालांकि अभी भी वो ठोस है, लेकिन अवस्था में परिवर्तन तो हुआ है, बिल्कुल। और जैसे मान लीजिए अब जैसे जिंक धातु को आपने उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला, HCl में डाला, तो गैस बन गई एक। अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। रंग में परिवर्तन, दूसरा प्रैक्टिकल देखा आपने, दोनों दोनों के रंग बिल्कुल कोई रंग नहीं था उनका, ना ही लेड नाइट्रेट का कोई रंग था, ना पोटेशियम आयोडाइड का कोई रंग था, दोनों के कोई रंग नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी वो क्या हो गए, वो उन्होंने येलो कलर दिया, तो रंग में परिवर्तन हुआ। गैस या गैस का निकास या उत्सर्जन, अगर कोई रिएक्शन हो रही है और गैस निकल रही है तो पक्के में वहां पर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अपनी भोपाल गैस त्रासदी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। वहां पर जो यूनियन कार्बाइड थी, वहां पर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी, तब तो गैस निकली, बिल्कुल हुई थी। वो केमिकल रिएक्शन जो है वो, अभी आप उसके लिए 10th क्लास में छोटे हो, समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाऊंगा वो कि केमिकल रिएक्शन कैसे हुई थी। लेकिन मैं भूल जाता हूँ तो मुझे याद दिला दीजिएगा भैया, वो वाली रिएक्शन आपने नहीं बताई है, क्योंकि अभी बता दूंगा तो आप बोर हो जाओगे, क्योंकि टफ है वो, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बताऊंगा मैं। चौथा लिखा हुआ तापमान में परिवर्तन, इसको आप महसूस नहीं कर सकते क्योंकि आप देख नहीं पाओगे, लेकिन जब मैं आपको ये वाला प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो आप देखोगे जब हम जिंक धातु को HCl में डालते हैं तो ये जो बीकर होता है या परख नली होती है, गर्म हो जाती है। ये कैसे हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो आप बोलोगे क्या भैया कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी भी होती है जिसमें बीकर ठंडा हो जाता है? बिल्कुल होती है।
है ना। यदि हम एक और सब्सटेंस रहता है, सोडियम नाइट्रेट रहता है या पोटेशियम नाइट्रेट रहता है। पोटेशियम नाइट्रेट को जब हम पानी में मिलाते हैं तो पानी जो है वो ठंडा हो जाता है उसको। लेकिन अभी अभी अगर मैं आपको वीडियो दिखा भी दूंगा तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, उसको महसूस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल आपको स्कूल में करके दिखाऊंगा वो वाला प्रैक्टिकल, जिसमें हम देखेंगे तापमान परिवर्तन होगा। मतलब हम कब बोलेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इन चार में से कुछ ना कुछ हमको दिखाई दे रहा होगा। या तो अवस्था बदली हुई होगी, या रंग में कोई परिवर्तन आया होगा, या फिर कोई गैस निकल रही होगी, या फिर तापमान में परिवर्तन आया होगा। अगर इनमें से कोई चीज दिखती है तो हम बोल सकते हैं कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे चारों तरफ विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं ऑलरेडी हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। मतलब इंट्रोडक्शन में क्या बोल दिया उन्होंने, रासायनिक अभिक्रिया आपके आसपास हो रही है। देखो अवस्था में परिवर्तन, आपको बताओ आसपास कोई सी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है क्या? यदि आप बोलोगे कि जैसे मैं एक उदाहरण लूं, अवस्था में परिवर्तन मतलब कि उसकी अवस्था ठोस द्रव गैस है वो गैस में, तो आप देखो जैसे वहां पर आप चाय बनाते हो, पानी भाप बन के उड़ रहा है, पानी भाप बन के उड़ रहा है ना। वहां पर अवस्था परिवर्तन हो रही है, तो क्या वहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा? कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, है ना। हालांकि जब अभी भी पानी वैसा के वैसा ही था, अब भाप बन गया तो पानी अभी भी वैसा के वैसा ही है। तो जो भाप बनना कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं, लेकिन चाय पत्ती हमने डाली, उसमें अदरक डाला हुआ है, तो वहां पर कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी, रासायनिक अभिक्रिया वहां पर होती है। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन आया कि नहीं आया? चाय में जब आप दूध डालते हो तो आप रासायनिक अभिक्रिया कर रहे होते हो, है ना। उसका रंग काला होता है, जैसे आप देखते हो रंग परिवर्तन हुआ, व्हाइट कलर का हो गया, हल्का सा डार्क हो गया, वहां पर रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल हुई है, 100% हुई है। उसके बाद गैस का निकास या उत्सर्जन, आप कभी भी किसी घूड़े से निकलते हो, घूड़ा किसको बोलते हैं? जहां पर कचरा फेंका जाता है। हालांकि अब भोपाल में घूड़ों की संख्या बहुत कम हो गई है जब से शुरू हुआ है, लेकिन जब भी आप किसी गंदे स्थान से निकलते हो अजीब सी स्मेल आती है ना, बदबू आती है। वो बदबू किस कारण से आती है आपको पता है? वो बदबू आती है गैसेस के कारण से। अलग अलग प्रकार की गैसेस का जो महक होती है, जो सुगंध होती है, वो अलग अलग होती है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर चलेगा, भैया तो भैया क्या जो हम सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, उसमें भी कोई ना कोई गैस होती होगी। बिल्कुल होती है, वो गैसेस के कारण ही सुगंध आती है उसमें, है ना। हालांकि कई प्रकार की गैसेस मिलकर अलग अलग प्रकार के सुगंध का निर्माण करती हैं, है ना। कुछ सुगंध, कुछ गैसेस जो है वो हमारे लिए, हमारे इंसान के लिए अच्छी होती हैं। अच्छी होती है मतलब हमारे शरीर पे कोई नुकसान नहीं डाल रही होती है, उसको हम बोल देते हैं सुगंध, उसको बोल देते हैं सुगंध या फिर खुशबू। और जो गैसेस हमारी बॉडी में जाकर हमको नुकसान पहुंचा रही होती हैं उसको हम बोल देते हैं दुर्गंध या फिर बदबू। जिसमें से एक गैस है मीथेन गैस, है ना। नॉर्मली जब सब्जी वगैरह सड़ने लगती हैं तो सब्जी वगैरह सड़ रही होंगी और वो कहीं इकट्ठी हो गई होंगी, किसी कचरे वाले स्थान पर इकट्ठी हो गई होंगी, तो जो बदबू निकलेगी तो आप तुरंत नाक बंद करोगे। क्यों? क्योंकि यदि वो गैस अंदर जा रही है तो आपका मस्तिष्क बोल रहा है वो गैस आपके बॉडी के लिए नुकसानदेह है, इसको अंदर मत जाने दो। तो माइंड जो है वो अपने हाथ से आपको बोलेगा, निर्देश देगा कि बंद कर दो। नॉर्मली हम ये सोचते नहीं कि हमारा मस्तिष्क हमको निर्देश दे रहा है या वो बदबू हमको बदबू क्यों लग रही है। वो गैस आपकी बॉडी में जाएगी तो आपको नुकसान करेगी, इसलिए वो आपको बदबू लग रही है, इसलिए वो आपको जो है वो दुर्गंध के रूप में दिख रही है ना। तो इसके हमारा मस्तिष्क बहुत ज्यादा क्रियाशील रहता है इस मामले में, कौन सी गैस हम इनहेल कर रहे हैं, कौन सी गैस हमारे लिए अच्छी है, कौन सी नहीं है। तो आप देखोगे सबकी नोज की जो सेंस होती है वो अलग अलग होती है। अगर मैं कोई डीओ लगा रहा हूँ या फिर कोई सुगंध वाला कोई पदार्थ निकाल रहा हूँ, जरूरी नहीं है यदि मुझे वो सुगंध मेरे लिए अच्छी है तो वो आपके लिए भी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि मेरी नाक का सेंस अलग है, आपकी नाक का सेंस थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो जरूरी नहीं है मैं जो परफ्यूम लगा रहा हूँ या सुगंध के लिए चीज लगा रहा हूँ वो आपको भी अच्छी लगे, है ना। कई लोगों को हो सकता हो जो चंपा चमेली का तेल आता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती हो, क्योंकि उनका मस्तिष्क बोल रहा है कि हाँ ये खुशबू आपके लिए अच्छी है, लेकिन आपको बुरी लगे। क्यों? क्योंकि आपका मस्तिष्क बोल रहा है, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इसका एक मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, इसको समझना चाहिए आपको। और ये रासायनिक अभिक्रिया है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज की बात कर ली मैंने इसके साथ साथ। तो अब हमारे पास जितनी भी ये सारी अभिक्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी अच्छा तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन भी आता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप मान लीजिए खोया बना रहे हो, खोया मतलब मावा बना रहे हो, तो आप देखोगे दूध को गर्म किया जाता है, दूध को लगातार गर्म किया जा रहा है। तो दूध से अगर मावा बनाया जा रहा है तो तापमान में परिवर्तन करना पड़ रहा है कि नहीं? उस तापमान में जैसे ही परिवर्तन करेंगे हम तो बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, उदाहरण होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा, है ना। एक क्योंकि अपन दूध अलग अवस्था में, खोया या फिर मावा
अलग अवस्था में तो बिल्कुल वो रासायनिक अभिक्रिया है। आप अब बोलोगे कि भैया इसको समीकरण, अब इस पे आते हैं कि समीकरण पे। तो अब जो ये हमारे आसपास रासायनिक अभिक्रिया हो सकती हैं, होती रहती हैं, इनको हमको लिखना पड़ेगा। जब हम लिखने बैठते हैं तो हम, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि HCl को जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर, HCl में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब मैं इसको बोल रहा हूँ जिंक धातु के टुकड़ों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर इसमें एक अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया में गैस, हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है। इसको मैं लिखूंगा, बहुत लंबा है ना। इसमें से इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है? इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि जिंक धातु है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है, और निकल क्या रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इसको हम सरल रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, इस पूरी अभिक्रिया को कुछ टर्म में बांट लेते हैं। वो दो टर्म होती हैं, कौन कौन सी? अभिकारक और उत्पाद, है ना। अभिकारक और उत्पाद दो टर्म होती है। वो दो टर्म कौन कौन सी हैं? वो टर्म है अभिकारक और उत्पाद। कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही होती है, केमिकल चेंज जो हो रहा होता है, उसमें क्या हो रहा होता है? उसमें सभी अभिकारक, अभिकारक किसको बोलते हैं? रिएक्टेंट्स, मतलब कि जो आपस में क्रिया कर रहे हैं। अभिकारक क्या बनाते हैं? अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद मतलब कि प्रोडक्ट, आखिरी में जो मिला हमको प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अभी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के लिए अभी आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, तो मैग्नीशियम रिबन में देखो, मैग्नीशियम रिबन को कौन कौन सी चीजें रिएक्ट कर रही हैं? दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं। एक तो मैग्नीशियम रिबन का तार है, तो मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg, ये क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। अच्छा, ये एक अभिकारक हुआ, है ना। Mg किसके साथ क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। हमने जलाया ना, जलाया मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2 होता है। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन का। दोनों साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या लगा रहे हैं? प्लस लगा रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कुछ ना कुछ बना रहा है। वो क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। अब आप बोलोगे भैया ये फॉर्मूला कैसे याद रहेंगे? बिल्कुल धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिकल, जैसे जैसे सीखते जाओगे वो सब सारी चीज बनती जाएगी। और आप बोलोगे भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO ही फॉर्मूला क्या होता है, MgO2 क्यों नहीं हो सकता? तो ये सारे प्रैक्टिकल फॉर्मूले हैं। आपने 9th क्लास में जो नियम पढ़ा है, जिसको हम स्थिर अनुपात का नियम बोलते थे, स्थिर अनुपात के नियम में हमको बताते थे कोई भी यौगिक है ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक है, ये दोनों तत्व है, Mg तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, तत्व आपस में मिलकर जो है वो यौगिक बना रहे हैं। कोई भी यौगिक में उपस्थित तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं। एक निश्चित अनुपात होता है इसमें उपस्थित तत्वों का, जो कि हमने 9th क्लास में स्थिर अनुपात के नियम में देखा था। वो स्थिर अनुपात का नियम क्या बताता था? देखो, कोई भी यहाँ पर आपको ये बोल सकता था 9th क्लास में पढ़ चुके हो आप स्थिर अनुपात का नियम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्थिर अनुपात का नियम याद कर दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्थिर अनुपात का नियम बोलता था कि यदि हम पानी एक यौगिक है तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1:8 के अनुपात में मिल रहे होंगे, तभी पानी बनेगा। हाइड्रोजन का अनुपात 1 होना चाहिए, ऑक्सीजन का अनुपात 1 होना चाहिए। याद आ रहा है ये अनुपात? अपन ने पढ़ा था इसको तीसरे चैप्टर में 9th क्लास में, बिल्कुल पढ़ा था। हाँ, बिल्कुल पढ़ा था। तो ये जो है, ये अनुपात जो है वो स्थिर अनुपात का नियम था। इसलिए MgO2 का जो फॉर्मूला, MgO का फॉर्मूला है, वो इसी अनुपात के आधार पर बनाया गया है, इसलिए हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? MgO हो जाता है। तो अब यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद पहचानो। ये सॉरी ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। तो जो अभिक्रिया करते हैं उसको हम बोलते हैं अभिकारक। जो आपस में अभिक्रिया कर रहे होते हैं, यहाँ पर जैसे Mg और O2 अभिक्रिया कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम? अभिकारक। और इन दोनों के अभिक्रिया करने के फलस्वरूप आखिरी में हमको जो चूरा मिला, मैग्नीशियम रिबन का जो राख मिली, वो कहलाएगा उत्पाद। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा उत्पाद, है ना। उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जो आखिरी में हमको मिलता है ना, प्रोडक्ट। तो अभिकारक क्या होगा? MgO2 और MgO, है ना। अभी ये अभी रिएक्शन हो गई। आप बोलो ये रिएक्शन गलत है, हालांकि बैलेंस नहीं है, उसके बारे में अपन बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए आपको जरूरी है कि ये रिएक्शन बता दी जाए। ये रिएक्शन हो गई। इसके बाद यदि मैं बात करूं एक और रिएक्शन की, दूसरी जिंक वाली रिएक्शन की बात कर लेते हैं। उसमें अभिकारक और उत्पाद पहचानते हैं। तो जिंक धातु जो थी वो जिंक धातु को Zn से लिखते हैं।
जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कर रही है, HCl के साथ अभिक्रिया कर रही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो यौगिक है, जिंक तत्व का नाम है, जिंक Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यौगिक है, तत्व और यौगिक पहचान सकते हो मेरे ख्याल से अब आप, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ये यौगिक में कौन कौन से तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है और क्लोरीन एक तत्व है। हाइड्रोजन को H से दर्शाते हैं, क्लोरीन को Cl से दिखाते हैं। ये दोनों आपस में दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, HCl बना रहे होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कोई फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HCl, यहाँ पर ये लिखा हुआ है HCl। यहाँ पर H क्या है, हाइड्रोजन, Cl क्या है, क्लोरीन, है ना। हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी। यहाँ पर जो है दो तत्व, जिंक और HCl मिलकर आपस में कुछ ना कुछ बनाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ बनाएंगे। मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ अब, ठीक है, टाइम भी थोड़ा सा कम बचा हुआ है। दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, दोनों आपस में मिलकर जो है वो जिंक क्लोराइड बनाएंगे, जिंक क्लोराइड ZnCl बनाएंगे। साथ ही जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ZnCl2 होता है इसका फॉर्मूला, जिंक क्लोराइड